बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम सर जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। अल्लाह आपको जुज़ाए खैर दे जी। तो ये जो मेरा भाई बोला था अभी, आपकी वो कल वाली बात क्लियर हुई पुत्र के नहीं, जो लास्ट में थी? सर इक्वालिटी ने मेरी बात क्लियर कर दी थी, चलें, क्योंकि लोअर बाउंड का डिजिट बड़े सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर इक्वालिटी ने बताया कि हो सकता है। आज का नया टॉपिक है जी ये। अब तकरीबन अगले 20-25 पेजेस को यही टॉपिक कवर करेगा, और इस टॉपिक का नाम है लबीग मेजरेबल सेट्स। तो इसकी क्वालिटी और इसकी डेफिनेशन आप देख लें, इसमें क्या होगा। एक पुरानी बात आपके मैं जहन में ले आऊं कि जब हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, और मैंने उसके अंदर से एक सब कलेक्शन लिया है जिसको मैंने एम से जाहिर किया था, और फिर मैंने उसके ऊपर एक सेट फंक्शन म्यू डिफाइन किया था, और जब ये जो तीनों एलिमेंट्स का ये जो ट्रिपलेट है, अगर ये जनरल मैयर हो तो हम कहते थे कि ये जो ट्रिपलेट है ये मैयर स्पेस है, और एम का जो हर मेंबर है उसे मैयरेबल सेट बोलेंगे। तो ये बात आपने वहां देखी थी कि जब आप म्यू के ऊपर वो 3 कंडीशंस लगाते हैं कि ये नॉन नेगेटिव हो, प्री मैयर हो और काउंटेबली एडिटिव हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो म्यू है वो मैयर है। और ये जो एम था ये सिग्मा अलजबरा का कलेक्शन था। तो इस ट्रिपलेट को हम कहते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है ये जनरल मैयर है, मैयर स्पेस है, और एम का हर मेंबर जो है वो मैयरेबल सेट है। तो कुछ इसी तरह का अंदाज यहाँ पे भी है, मगर यहाँ जो एक्स है वो एक्स आर की जगह है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसका कोई सबसेट लेते हैं कोई भी, तो रियल नंबर का कोई भी जो सबसेट है उसे मैयरेबल सेट कब बोलेंगे या लबीग मैयरेबल सेट कब बोलेंगे, ये टॉपिक है। तो इसके लिए ये इक्वेशन का होल्ड करना जरूरी है। किसी सेट ई को लबीग मैयरेबल सेट अगर आपने कहना है, वो सेट भी हो सकता है, वो इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, वो अपने मजाज में, मगर वो होगा रियल नंबर का सबसेट। आपने ये इक्वेशन पे जरा तवज्जो देनी है। इसमें एक टेस्ट सेट यूज हुआ है ए फॉर एवरी सबसेट ऑफ आर, यानी जिस सेट ई के बारे में आपने पता करना है कि वो मेजरेबल है कि नहीं, उसके बारे में आपने देखना है कि क्या वो जो रियल नंबर के का हर सबसेट है उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसके कंप्लीमेंट के साथ भी, यानी ई कंप्लीमेंट के साथ भी उसका इंटरसेक्शन लेना है, और एक तरफ सेट ए लिखना है। अगर इन दोनों का लबीग आउटर मैयर ऐड करें, दोनों का लबीग आउटर मैयर ऐड करें, और ऐड करने से वो ए के लबीग आउटर मैयर के बराबर आए, ये वाला जो मैंने ऊपर आपको लिखा नजर भी आ रहा है,
जब किसी सेट ई के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी तो फिर आप कहिएगा कि वो सेट जो है वो लबीक मेजरेबल सेट है। यानी किसी सेट का लबीक मेजरेबल होने के लिए जरूरी है कि वो सेट इस कसवटी पे पूरा उतरे। जब पूरा उतरेगा तब बोलेंगे कि वो लबीक मेजरेबल सेट है। अब इसमें आधा काम मैं आपके सामने आपको स्किप करवा दूंगा आधे काम के बारे में मैं, कि आपने आधा काम करना है आधा काम नहीं करना। जरा नोट कीजिएगा। आप ए को लिखें इस तरह, आपके पास सेट ए है, आप उसे लिख लें ए इंटरसेक्शन आर। ए इज अ सबसेट ऑफ आर। और आर को लिखा है ई यूनियन ई कंप्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है कि ई जो है वो सबसेट ऑफ आर है। जब ई का ई के कंप्लीमेंट से यूनियन लेंगे तो वो आर के बराबर आएगा। उसके बाद यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लें, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। अब दोनों तरफ आपने लबीग आउटर मैयर अप्लाई कर दिया, एम स्टार अप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये जो राइट साइड है ये वाली, ये दो सेट्स का यूनियन है, और जब मैं इन के यूनियन के मैयर के ऊपर इंडिविजुअल मैयर वाला मामला करूंगा तो हमने पढ़ा है कि जो एम स्टार है वो काउंटेबली सब एडिटिव है, जिसकी वजह से ये जो इक्वालिटी है इन इक्वालिटी में बदल जाएगी। मैंने यहां कुछ भी नहीं किया, जस्ट प्रीलिमिनरी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए यहां तक पहुंचा, यानी ये रिजल्ट मैंने निकाला है। तो ये रिजल्ट तो फॉर एवर होल्ड करेगा किसी भी सेट के लिए। मैं चाहता हूं कि लेस देन इक्वल टू ना आए बल्कि इक्वल टू आए। अब लेस देन इक्वल टू तो साबित हो चुका है कि ये फॉर एवर सदाबहार है, कोई भी सेट हो आंखें बंद करके ये देख ले, यहाँ कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई। जस्ट हमने प्रिलिमिनरी रूल्स का इस्तेमाल करके ये एक रिजल्ट निकाला है और ये फॉर एवर होल्ड करता है। साबित ये करना है कि यहाँ इक्वालिटी आए इस जगह पे। अब यानी जब भी सवाल आएगा किसी सेट को लबीग मेजरेबल सेट साबित करने के लिए, तो ये जो लेस देन का कॉन्सेप्ट है ये हमें करने की जरूरत नहीं है, यानी ये तो ऑलवेज होल्ड करेगा। हम जस्ट ये साबित किया करेंगे कि क्या मैयर ऑफ ए जो मेरे पास एक टेस्ट सेट है, कोई भी रियल नंबर का सबसेट है, क्या उसका मैयर ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के मैयर के सम के बराबर आता है कि नहीं आता? ग्रेटर देन आता है कि नहीं आता? आपने ये काम करना है। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे किसी सेट के बारे में, वैसे तो ये चीज होल्ड करनी चाहिए, मगर अभी मैंने आपको बताया कि लेस देन इक्वल टू तो फॉरएवर होल्ड करता है। हम सिर्फ ग्रेटर देन को चेक कर लिया करेंगे और ग्रेटर देन ही के लिए हम हमेशा सवाल को देखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे हाँ वो सेट मेजरेबल है। तो ये डेफिनेशन यानी तब्दील होके इतनी रह गई कि इट इज sufficient to show that m star a is greater than equal to m star a intersection e plus m star a intersection e complement। जब आप रियल नंबर के किसी भी सबसेट के ऊपर आप ये चीज चेक करेंगे और ये अगर चीज होल्ड कर जाती है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है, कौन सा सेट? ई सेट, ये वाला, ये मेजरेबल है। अब एक बड़ी मजेदार बात है कि जब आप किसी सेट के बारे में ये साबित कर दें कि कोई सेट ई मेजरेबल है, तो कहता है कि ये अंडरस्टूड होगा कि अगर सेट ई मेजरेबल है तो फिर उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। यानी अगर ई मेजरेबल है, यानी जिस मैंने स्टेटमेंट का भी ऊपर जिक्र किया उसके तहत अगर ई मेजरेबल सेट है तो ऑटोमेटिकली उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो देखिए बड़ी दो लाइनों में ये बात है कि अगर ई सेट मेजरेबल है तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। आपने बस चुपके से एक छोटा सा ट्रिक किया कि ये जो ई था इसकी जगह मैंने लिख दिया ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
आप बेशक थोड़ी देर के लिए सिर्फ बात को समझने के लिए ई कंप्लीमेंट को एक नया नाम दे दें एफ। तो जब आप यहाँ पे एफ लिख लेंगे तो यहाँ पे एफ कंप्लीमेंट आएगा, मतलब अब यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ एफ कंप्लीमेंट आ जाएगा, और ये वाली जो बात ई के लिए हमने लिखी थी वो एफ के लिए हो जाएगी, और हम कहेंगे वो जो सेट एफ है वो भी मेजरेबल है जो कि ई कंप्लीमेंट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट मेजरेबल सेट होता है, लबीग मेजरेबल सेट होता है, उसका कंप्लीमेंट भी हमेशा मेजरेबल होगा। और इसका जो रिवर्स है वो भी आप देख लें, वो कोई नई बात नहीं है, आपकी समझ में आ जाएगा। आगे फाई और आर ये भी मेजरेबल सेट होते हैं। आप देखिए उसने कैसे लिखा है, वो जो मैंने आपको कसवटी बताई है वो आपने यहाँ फिट करनी है फाई के लिए। तो मैयर ऑफ ए कोई भी सबसेट है आर का, उसे लिखा मैयर ऑफ ए प्लस 0। ए को लिखा जानबूझ के ए इंटरसेक्शन आर और प्लस 0, क्योंकि आपको पता है कि जो एम स्टार है वो प्री मैयर है, तो 0 की जगह एम स्टार 5 लिख दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एम स्टार 5 0 होता है। अब ए इंटरसेक्शन आर को आपने नहीं छेड़ना, इस 5 की जगह लिखा है ए इंटरसेक्शन आर कंप्लीमेंट। हाँ ए जो है सारे च आपको पता है कि ए जो है वो आर का ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਨੇ। पहला इन्हों की सुन लो बकार साहब की, शुक्रिया बकार साहब। तो आप नोट कीजिएगा कि आर कंप्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, 5। तो जब ए इंटरसेक्शन आर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो 5 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस लाइन से ये लाइन लिखी है, आप एतराज नहीं करेंगे, और ये जो लाइन है ये उस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है जो मैंने ई के लिए पढ़ी थी। यहाँ फर्क ये है कि अब ई नहीं है, आर है। तो अब किसी भी सबसेट ए फॉर आर के लिए ये लाइन होल्ड करती है, इसलिए हम कहेंगे कि आर जो है वो मेजरेबल सेट है। और आप यहाँ कंप्लीमेंट की पोजीशन चेंज कर लें, इस आर की जगह लिख लें डबल कंप्लीमेंट, और उसके बाद आर का जो डबल कंप्लीमेंट है वो देख लें, और आर कंप्लीमेंट 5 है वो देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरीके से आर को फिट किया है आपने वो 5 के लिए भी फिट आता है। यानी यहाँ पे आप 5 लिख लेना अगली लाइन के लिए, आर कंप्लीमेंट 5, और यहाँ जो आर है ना इसकी जगह लिख लें 5 का कंप्लीमेंट आर की जगह, तो आपको वही लाइन फिर से मिलेगी जो कि मेजरेबल सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरती। तो साबित हो जाएगा कि 5 और आर जो है वो फॉर एवर मेजरेबल सेट है। यहाँ एक थ्योरम है आगे जो आपको एक और कंप्रीहेंसिव रिजल्ट देगा कि याद रखें जिस सेट ई का मेजर लबीग आउटर मेजर 0 होता है वो सेट भी मेजरेबल सेट होता है। यानी इस रिजल्ट के बाद ये बात भी हमारे समझ में आ जाएगी कि ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी है कि वो आप पूरी उस डेफिनेशन के ऊपर आप किसी सेट को परखें, बल्कि अगर आपके सामने कोई सेट आया है आपने चेक करना है कि क्या वो मेजरेबल सेट है कि नहीं, आप उसका लबीग आउटर मेजर निकाल लें, अगर वो 0 आ जाए तो भी आप फैसला कर सकते हैं कि वो मेजरेबल सेट है। तो देखिए कैसे किया इसको, मैयर ऑफ ई 0 है, ये गिवन है। ए के बारे में हमें पता है कि वो कोई भी एक सबसेट ऑफ आर है, ए का इंटरसेक्शन ई से जब लेंगे तो वो ई का ही सबसेट बनेगा। जरूर आपको पता होना चाहिए कि जब हम बेशुमार सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंडिविजुअल सेट्स के सबसेट के बराबर होता है। यानी ये इंटरसेक्शन ई जो है ना ये ए का सबसेट भी है, मगर हमने अपना मतलब निकालने के लिए वो कंसीडर किया जिससे हमारा रिजल्ट निकले। मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगा लें, मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन मैयर ऑफ ई, और मैयर ऑफ ई के बारे में उसने बताया है कि वो 0 है, तो मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल टू 0। हमें ये भी पता है कि जो मैयर ऑफ
किसी भी सेट का जो लबीग आउटर मैयर है वो नेगेटिव नहीं होता, जीरो से छोटा नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ये पता चला कि ए इंटरसेक्शन जो ई है वो भी उसका लबीग आउटर मैयर जीरो है। अब इसी चीज को दोबारा से एक और अंदाज से लें, ये वाला। अब पहले ए इंटरसेक्शन ई था, अब ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट ले लें और उसको ई के साथ कनेक्ट नहीं किया, ए के साथ कनेक्ट किया है अपना मतलब निकालने के लिए। यहाँ मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगा ली। अब इसके बाद पता क्या करना है आपने, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दें, राइट में राइट ऐड कर दें, यानी मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू मैयर ऑफ ए। तो मैयर ऑफ ए का ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट से ग्रेटर देन साबित करना ही काफी है किसी सेट को मैयरेबल साबित करने के लिए। लेस देन तो फॉरएवर होता है ना, और इसके लिए मैंने कहा कि आपको लेस देन के लिए अब आपको कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, यानी ये चीज आप यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, जस्ट मैयर ऑफ ए ग्रेटर देन के लिए चेक किया है आपने तो वो हो गया। तो अभी जब हमने कल परसों के लेक्चर पे गौर किया तो हमें आज के बाद ये चीज समझ आएगी कि हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं, जितने भी सिंगल टर्न सेट होते हैं, जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं, उन सब का तो आपने पढ़ा हुआ है कि लबीग आउटर मैयर जीरो होता है। तो इस लेमा से, इस रिजल्ट से, इस थ्योरम से ये पता चला कि आज के बाद उन सेट को भी आप फौरन कह दिया करेंगे कि वो सारे के सारे जो सेट हैं वो मैयरेबल हैं, क्योंकि काउंटेबल सेट का मैयर भी जीरो होता है, फाइनाइट का भी जीरो होता है, सिंगल टर्न सेट का भी जीरो होता है। तो इन तमाम कैटेगरीज में आने वाले जो सेट हैं आज के बाद वो मैयरेबल सेट कंसीडर होंगे। आगे चलिए। आगे एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, पेपर में आता है, ये कहता है साबित करो कि जब आपके पास दो मैयरेबल सेट होंगे तो जब आप उनका यूनियन लेंगे तो वो भी मैयरेबल होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी मैयरेबल होगा, दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे जो कि मैयरेबल सेट्स हैं उनका डिफरेंस भी मैयरेबल होगा। तो ये तीनों रिजल्ट आप साबित करें मैयरेबल सेट्स के लिए। तो देखिएगा, मैं आखिर पे आपसे बात पूछूंगा, वो आपने बतानी है कि आपको समझ आई है कि नहीं। आपने दो सेट ले लिए जो कि मैयरेबल हैं, एक का नाम E1 है, एक का नाम E2 है। पहले मरहले में साबित करना है कि उनका यूनियन भी मैयरेबल है। अब यूनियन के लिए देखें, मैं पहले आपको वो लास्ट वाली लाइन बता देता हूं कि वो लास्ट वाली लाइन जो है आपने साबित क्या करना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज आपने साबित करनी है। ये चीज अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको ई कह लूं, ये सारे को ई कह लूं कि ये ई है, तो ए इंटरसेक्शन ई, फिर देखें ये वही ई, उसका कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट, तो ये किसी भी सबसेट ऑफ आर के मैयर से इन दोनों का सम जो है वो लेस आता है, यानी ए का मैयर। तो यही वो क्राइटेरिया है जिसके बाद हम खुशी से कहेंगे कि ये दोनों सेट का यूनियन जो है ये भी मैयरेबल है। तो ये सारे काम आपने पीछे बेसिक सेट्स की जो थ्योरी है वहां से करने हैं। देखें आपने सबसे पहले क्या किया, दो सेट ले लिए, उनका यूनियन। अब इन दोनों सेट को ना पेयर वाइज डिसजॉइंट बनाने लगा हूं, यानी E1 है और E2 में से E1 को मैंने निकाल दिया। अगर E2 में E1 का कोई पोर्शन आता है तो वो निकाल दे। इससे ये होगा कि अब ये जो दोनों सेट नए बने हैं ये डिसजॉइंट हो जाएंगे, आंसर वही आएगा जो E1 यूनियन E2 का। और E2 माइनस E1 का आपको पता है बेसिक सेट थ्योरी में वो E2 इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट के बराबर है, ये आपको उसने आगे जिक्र भी कर दिया है। इसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है अंदर, यानी ए दोनों तरफ अप्लाई किया है। कोई भी एक टेस्ट सेट होता है जो लाजमी इस्तेमाल करना होता है वो लगा दिया, ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है E1 के साथ और ये दूसरे के साथ। अब जब दो सेट डिसजॉइंट होते हैं ना
तो उसका किसी तीसरे के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो भी डिसजॉइंट ही होगा। तो अब जनाब दोनों के ऊपर आपने वो एम स्टार लगाया है। एम स्टार लगाने के बाद आपने ये देखें सब एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। दो सेट्स का यूनियन था, तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल एम स्टार का इस्तेमाल किया है, जिससे दरमियान में प्लस आया है और यहाँ पे लेस देन आ गया। तो ये एक ट्रिक है यहाँ पे, ये आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। इसमें ये टर्म आपने ऐड करनी है, ये वाली, ये टर्म की मुझे जरूरत है अपने उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ये आप दोनों तरफ ऐड कर दें। क्या होगा ऐड करने से, ये आप देख लें कि ये ऐड कर दिया दोनों तरफ। लेफ्ट साइड का ये आ गया, राइट साइड में ये आ गया। अब ये जो आखिरी दो टर्में हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने। देखें क्या है, E2 इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, ये हमारी अपनी ओरिजिनल टर्म है। ये वाली ऐड की है हमने, ये ऐड की थी दोनों तरफ, ये वाली देख लें। अब इसका कंप्लीमेंट अलग कर दें डिमार्गन्स लॉ से। उसके बाद थोड़ा सा आपने चालाकी और से काम करना है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट को अलग कर दें E2 से, और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट को अलग कर दें। यानी यहाँ रह गया E2 और यहाँ रह गया E2 कंप्लीमेंट। देखिए जब आप रियल नंबर के अंदर बैठ के सारे काम करते हैं ना, सारे काम करते हैं, सबसेट लेते हैं, फिर उनके यूनियन लेते हैं, तो वो हर हाल में आंसर पलट के वापस आर ही के अंदर आता है। यहाँ जितना भी मैंने काम करना है, जितने भी आपको सेट नजर आ रहे हैं, चाहे वो E1 है, E2 है, चाहे उनके कंप्लीमेंट है, चाहे ए है, ये सारे आर के सबसेट हैं। जब आर के सबसेट को आप जोड़ेंगे, उनके यूनियन लेंगे, उनके कंप्लीमेंट लेंगे, उनके इंटरसेक्शन लेंगे, तो आंसर फिर से आर ही का कोई सबसेट ही बनेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए जानबूझ के, यहां तो नहीं लिखा हुआ, इस सारे को एक नया नाम दे दे, सेट बी। मैं इसका नाम रख लेता हूं बी, और यहां पे भी बी लिख देता हूं। और अब जरा आपने पढ़ना है ताकि बात को मुकम्मल करें, कि ये सारे को पढ़ना है, ये वाले इतने हिस्से को। ये क्या है, मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन E2 प्लस मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट। चूंकि हमारी स्टेटमेंट में हमने शुरू में लिखा हुआ है कि ये जो E1 और E2 है ना, ये मेजरेबल सेट हैं। तो जो मेजरेबल सेट होते हैं वो एक खास किस्म की कसवटी पे पूरा उतरते हैं। जो ये थी, मैं ज़बानी बोलता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, कि मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट। तो अब यहाँ पे देखें आप इसी चीज को, कि ये है मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन E2 और फिर मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट। और E2 के बारे में ये ऑलरेडी मौजूद है कि ये हमने अज्यूम किया है कि ये मेजरेबल सेट है। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो पता किसके बराबर आएगा, जस्ट इसका आंसर आएगा एम स्टार बी के। जैसे एम स्टार ए बराबर होता है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई और एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। तो अब यहाँ बी का मतलब बी नहीं है, यहाँ बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट। तो अगर इस बात की आपको समझ आ गई है तो यहाँ आगे वाली लाइन देख लें कि उसने कहा है कि ये जो दोनों टर्मों का सम है, ये मेजर ऑफ, यहाँ एम स्टार मिस है, या मिस वो कर लीजिएगा, ये ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे वो जो टेस्ट सेट है जिसका नाम अभी मैंने बी बोला था, वो बी एक्चुअली क्या है, ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट। और E2 के बारे में ऑलरेडी पता है कि वो मेजरेबल सेट है। तो फिर इन दोनों टर्मों को अगली लाइन में मैं हटा दूंगा और जस्ट लिख दूंगा एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट। तो आप ये नोट कर लें कि अगली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है। अब जब मैं यहां पहुंचा हूं तो E1 के ऊपर अब आप चले जाएं, E1 भी तो मेजरेबल सेट था, तो उसके लिए क्या होगा,
ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E1 का कंप्लीमेंट जो है, इन दोनों का मैयर जो है वो किसी ए के लबी आउटर मैयर के बराबर आएगा। तो आप इन दोनों को डेफिनेशन से मैयर ऑफ ए के बराबर लिख लें, तो साबित हो गया कि मैयर ऑफ ए इज ग्रेटर देन सम ऑफ दीज टू। तो अब यहाँ पे ये जो सेट है इसके बारे में अब आसानी से आप कह सकते हैं कि जो मैयरेबल सेट की डेफिनेशन है उसके तहत ये क्या है, ये मैयरेबल है। तो साबित हो गया कि E1 यूनियन E2 एक मैयरेबल सेट है अगर E1 और E2 बजाते खुद इंडिविजुअली मैयरेबल सेट हो तो। आगे है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन पे आपको इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। आप कहें कि अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो मैयरेबल सेट है तो उनका कंप्लीमेंट भी मैयर होता है, और अभी हमने पढ़ा कि दो मैयरेबल सेट का यूनियन भी मैयरेबल है। इसके ऊपर आप डिमार्गन्स लॉ लगा लें, अगर ये जो सेट है ये मैयरेबल है तो इसका कंप्लीमेंट भी मैयरेबल होगा, और जब आप कंप्लीमेंट को अंदर फेंकेंगे डिमार्गन लॉ से तो ये बनेगा E1 इंटरसेक्शन E2। तो साबित हो गया कि जनाब इंटरसेक्शन ऑफ टू मैयरेबल सेट भी मैयरेबल होता है। आगे चलते हैं डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस की तो बड़ी आसान सी बात है, आसान सी बात यह है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट इज मैयरेबल। तो आपको पता है कि E1 और E2 मैयरेबल है, तो E1 अगर मैयरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मैयरेबल है, E2 मैयरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मैयरेबल है। एक को कंप्लीमेंट के बगैर लिया है अपना मतलब निकालने के लिए, एक का कंप्लीमेंट ले लिया, और अभी हमने दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ा है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो मैयरेबल होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। और अभी हमने शुरू में एक जगह पे देखा कि जो A माइनस बी होता है सेट के अंदर, अगर आप उसे लिखना चाहें तो वो बराबर होता है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के। तो जनाब जब आप A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट कहीं लिखा देखें तो उसे पलट के A माइनस बी भी लिखा जा सकता है। तो यही बात उसने यहाँ इस्तेमाल करके उसे लिख लिया E1 मनफी E2। तो अगर ये पहले वाली बात दुरुस्त है कि वो मैयरेबल है, तो फिर जब आपने उसी को बदल के E1 मनफी E2 लिखा तो ये भी साबित करता है कि ये मैयरेबल है। ये अगला रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है जी, आपको पेपर में नजर आएगा इंशाल्लाह। इस दफा जो पेपर होंगे मुझे उम्मीद है कि ये सवाल लाजमी आएगा। अच्छा सर, 3 रिजल्ट हमने किए हैं, जी जी। तो डेफिनेशन के मुताबिक तो एक भी नहीं पूरा उतरा। सॉरी, इसकी क्या वजह है? डेफिनेशन के मुताबिक, यानी डेफिनेशन में इक्वल का साइन डाला है उसने, हमारा इक्वालिटी में साइन रिजल्ट प्रूव हो रहा है। जरा मुझे दोबारा बोलिएगा कहाँ पे? डेफिनेशन में इक्वल का साइन है, अच्छा ठीक हो गया। और हमने तीनों रिजल्ट किए हैं, तीनों रिजल्ट में इक्वालिटी आई है, इक्वालिटी आई है, इक्वल इक्वालिटी नहीं है इक्वल नहीं आए। जी। आपको एतराज इक्वालिटी पे है कि इन इक्वालिटी पे है? मुझे तो इतराज डेफिनेशन पे है कि किसको सही कहे। नहीं नहीं, आप डेफिनेशन पे एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है वो एक आपके सामने यूं समझ लें कि एक वो रोल मॉडल होता है जिसको आपने फॉलो करना है। आप डेफिनेशन पे एतराज ना करें, आप सवाल के अंदर एतराज करें कि सवाल के अंदर आपको क्या ऐसी बात महसूस हुई है जिसकी वजह से आपने एतराज किया है। जरा दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरी बात, इक्वल की वजह से। अच्छा मेरी बात सुने, मैं वापस जाता हूँ। लगता है आपने मेरे लेक्चर को शुरू से नहीं देखा। मैं एक चीज आपको यहाँ बता के गया था और उसी चीज पे मैंने आपको। सफिशिएंट सफिशिएंट आपने बात की, सफिशिएंट की, जी जी। सफिशिएंट में आपने इक्वल करके दोनों इक्वालिटी देखें को देखें मेरी करके बात सुने, इक्वल देखें। कर दिया। हाँ हाँ, ये देखें मेरी बात सुने। ये जो रिजल्ट है ना, ये किसी भी सेट के लिए फॉर एवर होल्ड करता है, किसी भी सेट के लिए। यानी वो मैयरेबल सेट है या नहीं है, मैयर ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट, ये फॉर एवर होल्ड करता है। असल चीज है कि हमने इक्वल लेके आना है। तो फर्ज करें आपको पता चलता है कि जनाब ए है वो बी को डिवाइड करता है और बी है वो जो ए को डिवाइड करता है, तो तब आप कहेंगे कि ये फिर या तो दोनों बराबर हैं या माइनस का डिफरेंस है। अगर आप कहते हैं कि मैंने दो नंबरों को बराबर साबित करना है और मैं आपको कहता हूं कि भाई ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है,
तो आप कहेंगे सर फिर तो मेरे लिए आसान हो गया कि अब मैं बस एक हिस्सा साबित करूंगा, मैं ये साबित करूंगा कि बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है। अगर कहीं इन दो बातों को आप इकट्ठा साबित करेंगे तब ये बात होल्ड करेगी। और अगर कोई आपसे ये कहे कि एक बात तो फॉर एवर होल्ड करती है, बस आपने दूसरी साबित कर दे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। तो मैंने जो आगे अभी सवाल किए हैं उनमें यही बात जो है मैंने इस्तेमाल की है कि जनाब ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉर एवर है, इसके ऊपर हमने ज्यादा नहीं देखना क्योंकि ये तो लाजमी होल्ड करेगी। यानी ये लिखा भी है द अबव इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड। अगर आपने ये भी होल्ड करवानी है तो आपकी मर्जी है, ये भी करवा लें, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा। अगर आप ये नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट इसको एक इसका इशारा दे दें कि ये तो ऑलवेज होल्ड करती है, वी नो दैट। आप इसका दूसरा पोर्शन जो है, दूसरा पहलू बस ये साबित करवा दें आज के बाद। यानी यूं समझ लें कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ चेंज कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि जनाब इक्वल आए, हम कहते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है ये शुड बी ग्रेटर देन दीज टू, सम ऑफ दीज टू। बस इतना भी साबित कर देंगे तो वो जो सेट ई है उसके बारे में जो हमारे बड़े हैं उन्होंने जो कहा हुआ है कि वो मेजरेबल सेट है, तो वो साबित हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ यूनियन की बात की है, यूनियन के अंदर ना, तो यूनियन के अंदर यही चीज मैंने ना यहाँ पे साबित करने की कोशिश की है। देख लें, ये देखें यूनियन वाला कि एम स्टार इज ग्रेटर देन सम ऑफ दीज टू। यानी वो लेस देन वाली साबित नहीं की, क्यों भला? इसलिए कि वो तो सदाबहार है, वो तो होनी होनी थी और वो आराम से हो जाएगी। और उसके लिए आपको इतने ये जो पापड़ बेले हैं मैंने दरमियान में, ये जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, तो वो आराम से होल्ड हो जाएगी। यानी आप ए ले लें, आप उसे लिख लें ए इंटरसेक्शन आर लिख लें आगे, फिर उसके बाद आर की जगह लिख लें E1 यूनियन E2, और फिर यूनियन E1 यूनियन E2 कंप्लीमेंट, और उसके बाद फिर एम स्टार लगा देंगे तो वो फिर लेस देन के लिए ऑटोमेटिकली बन जाएगी। असल मसला था कि ग्रेटर देन के लिए साबित हो। अगर जस्ट आप ग्रेटर देन के लिए साबित कर देते हैं तो वो साबित हो जाएगा, पहली बात। अब जब आपने इंटरसेक्शन के लिए जाना है ना, तो अभी यूनियन के लिए हमने साबित कर लिया है, तो इसी पिछले पार्ट की मदद से हम इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। अब हम ये इनइक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्योंकि यूनियन को साबित कर चुके हैं कि वो मेजरेबल सेट है। तो जब आप E1 और E2 आप दो सेट लेते हो वो मेजरेबल हैं, और ये भी हमने अभी पढ़ा है कि किसी सेट का कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, और अभी हमने ये भी पढ़ा कि उनका यूनियन भी मेजरेबल है। तो मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया। ये अब हमने ना जो रिजल्ट बनाया उनका इस्तेमाल हो रहा है, अब डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं हो रही कि दो मेजरेबल सेट है, उनका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है तो उनका यूनियन भी मेजरेबल। तो अगर कोई सेट तो सर फिर ये तो पक्का है ना कि हम इसको ग्रेटर देन करें कि लेस देन, हम एक इक्वालिटी को भी करके तो ये बात कह सकते हैं कि ये मेजरेबल सेट है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी आप ग्रेटर देन के जस्ट ग्रेटर देन के लिए करना है, लेस देन के लिए नहीं। लेस देन के लिए तो फॉरएवर होल्ड करता है, लेस वही देन मैं के बात लिए। कर रहा हूँ ना जी जी। कि दोनों इक्वालिटी में कोई एक भी कर दें तो फिर मेजरेबल सेट उसने और नहीं नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, और नहीं लेस नहीं देन को भी। नहीं 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 नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं करनी। जो लेस देन की इक्वालिटी है ना वो फॉर एवर होल्ड करती है, वो यूनिवर्सल है, वो नहीं आपने उसके ऊपर जोर देना, आपने ग्रेटर देन के लिए जाना है। लेस देन तो फॉर एवर होल्ड करती है, आपने देखना है कि ठीक ग्रेटर हो देन गया। के लिए भी होल्ड करती है कि नहीं करती। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास मैं ये कहूं कि आपने साबित करना है कि दो नंबर इक्वल हैं, और मैं साथ ये भी साथ बता रहा हूं कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है, तो अब आपके पास क्या है, आप क्या करेंगे? अब आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं अब ये जस्ट साबित कर दूं कि ए बी बी से ग्रेटर देन है। तो आधा काम मैंने आपको पहले कह दिया कि आधा काम सेट थ्योरी कहती है कि वो होल्ड करता है, यानी लेस देन के लिए होल्ड करता है। लेस देन के लिए आपको जज करने की जरूरत नहीं है, आप बस उल्टा यानी ग्रेटर देन के लिए साबित कर दें, इतना ही काफी है। ठीक हो गया। शुक्रिया। आगे चलते हैं। आगे है जी, ये थ्योरम है, तो अब तो आखिरी 1 मिनट रह गया, तो इंशाल्लाह ताला इसी थ्योरम से दोबारा कल से इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे इस थ्योरम को। अगर आप पढ़ें तो अच्छी बात है, आगे ये सारे आसान है, इसी के ऊपर बेस करते हैं। अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो शुक्रिया, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।